लेट्स स्टार्ट। आज स्टार्ट करना था हमें मैजिक टेबल ट्रांजिशन कर्सर और मैजिक टेबल। मैजिक टेबल तो बताया था बस जो कुछ ट्रांजिशन पढ़ा रहे थे अपना से कल बताएंगे और कर्सर मैजिक टेबल जो ट्रिगर के थ्रू हमने फेच किया था डाटा। हाँ उसको ट्रांजिशन ये एग्जांपल तो मैंने दिए हैं, कहीं आप उसको देख लीजिएगा। मैंने बताया था इसको आपको ट्रिगर ट्रिगर के थ्रू ही देख सकते हैं, कोई ऑप्शन उसका नहीं है। केवल डाटा शो किया है, देखा जाता है उसका। ट्रिगर खत्म हो गया हाँ? ट्रिगर खत्म हो गया एंड नाउ कर्सर और इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इंडेक्स आता है न्यूमेरिकल मैप मैप टीपीएफ सर मैप टू मेमोरी। हाँ एक काम हो गया नहीं बोला हूँ यार मैं। लगा वीडियो
इंडेक्स बनाने का नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ऐड टू अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए। हो गया, नोट हो गया। एक बार थोड़ा सा समझिएगा, फिर इंडेक्स बना के देखते हैं। इंडेक्स अगर आप नाम वर्ड याद लेते हैं तो हमारे दिमाग में वर्ड आ जाता है एरे का। एरे, क्योंकि एरे में इंडेक्स यूज होता है। या दूसरा दिमाग में वर्ड आना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको बुक्स का। बुक्स में भी इंडेक्स होते हैं। बुक्स किताबें, किताबों में भी इंडेक्स होते हैं। लेवल ऑफ कंटेंट जिसे आप बोलते हैं, जो बेसिकली किसी पेज को मैप करते हैं। जब भी आपको पर्टिकुलर पेज पर जाना होता है तो आप उसका इंडेक्स देखते हैं और इंडेक्स से डायरेक्टली जंप कर जाते हैं उस पेज पर। ठीक है। मेमोरी में कुछ इस तरह से होता है
कि अगर स्ट्रिंग या अदर टाइप की वैल्यू से मैच कराया जाए टेबल में, तो मैच कराने में पूरी एक एल्गोरिथम यूज़ होती है, जिसकी वजह से एल्गोरिथम जब एग्जीक्यूट होगी तो उसमें टाइम लगता है। मतलब अगर हम मैच करा रहे हैं किसी चीज़ को, जस्ट लाइक मैंने बोला कि बाय नेम, बाय कलर, बाय ब्रांड, ऐसे किसी भी चीज़ से अगर सर्च कर रहे हैं या मैच करा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं, कलर स्ट्रिंग में होगा, ब्रांड स्ट्रिंग में होगा, नेम स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग के साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 100, 200, 500, 1000 रिकॉर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डेटा बल्क में होता है, लाखों का डाटा होता है, तो वहाँ पर स्ट्रिंग के साथ दिक्कत आती है, क्योंकि स्ट्रिंग अगर ऐसा काम मैच कराती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परफॉर्मेंस को लेकर के इशू आता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर की के बेस पर एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है, जिसे इंडेक्स बोलते हैं हम। तो क्या होता है कि इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो मेमोरी से, यानी कि पर्टिकुलर डाटा से या रिकॉर्ड से जाकर के मैप कर लेता है। रिकॉर्ड से जब जाकर के वो मैप हो जाएगा, तो जब आप सर्च करोगे, सर्च ऑपरेशन लगाओगे, तो पर्टिकुलर उसी इंडेक्स के बेस पर वैल्यू को सर्च करेगा। जब वैल्यू इंडेक्स के बेस पे सर्च होगी तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक फास्ट होती है। ठीक है, इंडेक्स बना करके हम छोड़ देते हैं, बस जब सर्च ऑपरेशन चलता है हमारा जो डेटाबेस इंजन होता है उसे वो यूज़ करता है। जैसे आप सेलेक्ट वगैरह स्टेटमेंट लगाते हो, तो उस केस में डेटाबेस इंजन इसे यूज़ करेगा, उसके बेस पे जब सर्च करेगा तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में मतलब फास्ट परफॉर्मेंस हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है, डेटा एक्सेस फास्ट होगा आपका। ठीक है, इंडेक्स दो तरह के होते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स जो होता है वह आपके टेबल का प्राइमरी की होता है। जैसे ही आप टेबल में अपनी प्राइमरी की बनाओगे, और आपको पता है कि आप एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बना सकते हो, जैसे ही आप प्राइमरी की बनाओगे ऑटोमेटिक क्या होता है, इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, जो कि क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है। ठीक है, और यह एक टेबल में केवल एक ही हो सकता है। अभी तक कोई भी टेबल में जो प्राइमरी की होने लगा है वो सारे क्लस्टर्ड इंडेक्स होते हैं। और इसके अलावा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स एक्सप्लिसिट इंडेक्स होते हैं, जिन्हें हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, और ये इंडेक्स हम एक टेबल के अंदर कुल 249 क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स की संख्या होती है 250, इसमें से एक प्राइमरी की हो गया, बाकी 249 जो होते हैं वो आप खुद से क्रिएट करते हैं, मैनुअल क्रिएट करते हैं। ओके, यानी कि टेबल में 249 ही डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं, 249 कॉलम को हम इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 250 इंडेक्स को मैं बोलूँ तो 250 इंडेक्स को एज अ इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, 250 कॉलम को। होते तो 1024 है कुल, मतलब कितने भी मैं एंट्री करा दूँ, रोज की कोई क्वांटिटी नहीं होती, रोज का मैटर नहीं होता है, मैटर होता है कॉलम्स का। इंडेक्स जो बनते हैं वो कॉलम, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट के सारे कॉलम्स है, कॉलम्स पर बनता है। तो यहाँ पर क्लस्टर इंडेक्स बनाने का तरीका तो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की ऐड करो, और नॉन क्लस्टर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसके बनाने के लिए हमारे पास होता है क्रिएट सिंटैक्स, क्रिएट इंडेक्स कीवर्ड होता है, एंड इंडेक्स नेम आपका कुछ भी हो सकता है जो नाम से आपको बनाना हो, देन इंडेक्स ऑन जस्ट अ कीवर्ड, एंड टेबल नेम किस टेबल में, और कॉलम नेम किस कॉलम पर आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। वंस यू आप एक बार बनाकर से छोड़ देंगे, क्रिएट करके छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। ठीक है, इंडेक्स का फायदा आपको नॉर्मल तरीके से नहीं मिलेगा, जब थोड़े बहुत रिकॉर्ड रहेंगे उसका कोई मतलब आपको नहीं समझ में आएगा। जब डाटा बल्क में जाता है, जनरल डाटाबेस में जब डाटा बल्क में हो जाएगा तब आपको इसका फायदा समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर डाटा सर्च होता है। जब आप रिकॉर्ड लगाते हैं, सर्च ऑपरेशन लगाते हैं, तो वहाँ पर डाटा सर्च होता है, और जब इंडेक्स के थ्रू सर्च होता है तो थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट, सिंपल सा सिंटैक्स है, आप इसे ऐसे क्रिएट कर सकते हो, इसे आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तब भी काम करेगा। यहाँ पर टेबल नेम दे दो, यहाँ पर कॉलम नेम दे दो, और यहाँ पर इंडेक्स नेम दे दो। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ एक बार इसको सर्वर। एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। न्यू क्वेरी, यूज माई डी
एग्जीक्यूट मल्टीपल टेबल्स हैं यहाँ पर। तो एम्प्लॉय टेबल है, कुछ कॉलम इसमें है, आईडी नेम सैलरी। तो फिलहाल हमारे पास आईडी जो है इस एम्प्लॉय टेबल की पहले से ही प्राइमरी की है, इंडेक्स है। हम सैलरी का और इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्रिएट इंडेक्स, लेट्स है सैलरी इंडेक्स, इंडेक्स ऑन एम्प्लॉय, then column name it may salary, salary it not created so let's remove this thing, on only देना है आपको, इंडेक्स की हटा दीजिएगा और ये बन गया आपका इंडेक्स। आप इंडेक्स वाले फोल्डर में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडेक्स मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी की है, ऑटोमेटिक इंडेक्स बना हुआ है और ये क्लस्टरिंग की कंडीशन में आया है। और अगर आप इसे देखेंगे तो ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना हुआ है। लेकिन प्राइमरी की तो एक ही हो सकता है ना, नॉन क्लस्टर्ड बनाएंगे तो आप मल्टीपल कॉलम को दे सकते हैं। एक से प्राइमरी की नहीं अलाउड नहीं है, केवल एक टेबल में केवल फॉर रूल के अकॉर्डिंग एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की, क्लस्टर्ड इंडेक्स केवल एक ही होता है। प्राइमरी की नहीं बना सकते आप, उसे प्राइमरी की का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उस तरह से ट्रीट करेगी। जैसे आप यूनिक प्लस नॉट नल कर देंगे, यूनिक प्लस नॉट नल का मतलब होता है प्राइमरी की, लेकिन वो एक्चुअल में प्राइमरी की नहीं होती है। यह तो वैसे ही करेगा लेकिन वैसा होगा नहीं। चेक करता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसका कुछ तो सबका अलग से लॉजिक होता है।
इंडेक्स तो एक ही बना, ये भी एक ही बनेगी। कॉलम तो एक बनेगा एक ही, मतलब मल्टीपल कॉलम को असाइन कर सकते हो लेकिन बनेगी एक ही की। तो एक टेबल में जब बनेगी प्राइमरी की एक ही बनेगी, कॉलम आप मल्टीपल असाइन कर सकते हो, और जो इंडेक्स बनेगा वो भी एक ही बनेगा। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। हाँ, प्राइमरी की एक ही बनेगी, कॉलम आप मल्टीपल असाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी की डायरेक्ट। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे प्राइमरी की यहाँ पर आईडी और सैलरी दो कॉलम स्पेसिफाई किए हुए हैं। एक बार इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ये दो प्राइमरी की होगी। नहीं, एक ही प्राइमरी की आनी है। कॉलम तो होगी, मल्टीपल कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी प्राइमरी की एक ही बनेगी। कोई बात नहीं, ठीक है। बेसिकली अगर आप मल्टीपल असाइन करते हैं कॉलम, तो जितने कॉलम असाइन करेंगे उतने कॉलम को मैप कर लेगा वो, और अगर एक कॉलम देंगे तो एक कॉलम को मैप करेगा, लेकिन हमेशा बनेगी एक ही, बना एक ही सकते हैं, लेकिन कॉलम मल्टीपल असाइन करेंगे तो मल्टीपल कॉलम को मैप कर लेगा। वैसे बेनिफिट जोड़िए ना मल्टीपल कॉलम्स को, मतलब बेनिफिट है। हाँ, बेनिफिट तो है ही, परफॉर्मेंस के लेकर के बेनिफिट तो होता ही है। मल्टीपल कॉलम को मैप करेगा तो मल्टीपल कॉलम के बेस पे आप सर्च कर सकते हो। सर ये वाला जो क्रिएट इंडेक्स हुआ है तो शो कहाँ पे हो रहा है? इंडेक्स यहाँ पर बनता है आपका, ये इंडेक्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर चलेंगे। सर फिर तो हम नोट नल नहीं छोड़ सकते ना उसे, प्राइमरी की अगर असाइन करते हैं सैलरी वो उसका बिहेवियर उस पर लागू हो ही जाएगा। सबमिट रोल बैक। हाँ, सर टेबल में आया है, हाँ? टेबल में हाँ, तो मेरा आया ना टेबल में, क्रिएट तो हो गया। टेबल में नहीं आ रहा है। कौन सा टेबल है? जिस टेबल बनाया हाँ सर उसी में बनाया इंडेक्स फोल्डर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। होगा भाई, ऐसा वैसे। रिफ्रेश कर, रिफ्रेश डिफरेंस कर दी। क्या हुआ इसमें? इस टेबल बनाया, और ये नाम से टेबल तो आ रहा है, इंडेक्स नहीं आ रहा। या तो रहा इंडेक्स, ये बना हुआ है प्राइमरी की इंडेक्स से बना हुआ क्लस्टर। इमेज स्टोर करने के लिए, इमेज स्टोर करने के लिए डेटा टाइप लगा देंगे हम बस। डेटा टाइप हमारा जो होगा उसे हम एप्लीकेशन से करेंगे ना, फाइल एएसपी से करेंगे या एमईसी से फाइल अपलोड करोगे आप। डेटा टाइप आपके ऊपर लगा दो यहाँ पे बस। और दूसरी चीज, डायरेक्टली इमेज अपलोड नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली कैसे अपलोड की जाएगी इमेज, उसने कर रखा हो तो आपने क्वेरी दे रखी है डेटाबेस में पार्टिंग से होता है और इमेज में फोल्डर से होता है। फोल्डर में इमेज जाएगी, उसका पाथ जाएगा डेटाबेस में। डेटाबेस में कभी भी इमेज नहीं आती, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, एप्लीकेशन बहुत हैवी हो जाएगी। कोई बात एक्सेस नहीं कर पाओगे ना, हैवी साइज हो जाएगा। एक्चुअल में ये इमेज नहीं स्टोर, इसने एक पाथ दिया हुआ है। ये पाथ यहाँ से नहीं आएगा ना, ये तो पहले इसने एग्जांपल दे रखा हुआ है। ये पाथ जब आएगा तो जब आप फाइल को सिलेक्ट अपलोड करोगे अपलोड कंट्रोल से, तो वहाँ से जो उसका पाथ जनरेट होगा ना सर्वर का, वो पाथ आ जाता है। उसमें किया गया जाता है ना कि एक फोल्डर सर्वर में बनाया जाता है, फाइलें जो होती हैं वो सर्वर के फोल्डर में अपलोड की जाती हैं, और सर्वर के फोल्डर का जो पाथ होता है उस पाथ को डेटाबेस स्टोर करा दिया जाता है।
तो जब हम जैसे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो इमेज है, इमेज का मैंने पाथ स्टोर करा दिया। जब एम्प्लॉय का डेटा फेच करेंगे तो उस पाथ को भी फेच कर लेंगे वहाँ से, और फिर उसके बाद उसकी उसी पाथ की इमेज उठा लेंगे डेटा के फोल्डर से, फिर वो इमेज वहाँ से फेच हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ना, इसने क्या लिया, डेटा टाइप टेबल वन वायर कर लिया हुआ है। वायर कर में इमेज तो आएगी नहीं, इसमें पाथ आएगा। ये क्या है, लेकिन ये पाथ यहाँ से नहीं आएगा, ये पाथ आएगा जब फाइल अपलोड करोगे। जब एसपी बताएंगे तो एसपी में क्लिक करवाएंगे, फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना सब बताएगा। जरूरत नहीं पड़ी, ये केवल हमने चेक किया है मल्टीपल प्राइमरी को ऐड करने के लिए, इसको जरूरत है। मल्टीपल कॉलम को मल्टीपल प्राइमरी की नहीं दे सकते, मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी के असाइन कर सकते हैं। मतलब प्राइमरी की एक ही बनेगी, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम असाइन हो सकते हैं। आपने जो है यहाँ आईडी और सैलरी का कॉम्बिनेशन सिनोनिमस यानी आपने इतने कॉन्सेप्ट ले होती है कैंडिडेट की सर वो तो नहीं यूज कर ली सर मतलब नेक्स्ट टॉपिक जीआईसी में कुछ है नहीं स्टार्ट करना कैंडिडेट की यूज कर लिया सर आपने। हाँ, ऐसे को समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कर्सर। सर इंडेक्स का यूज तो बता दो। इंडेक्स अब हम नहीं यूज करेंगे, आप बनाकर छोड़ दोगे उसे, आपका डीबी इंजन यूज करेगा। कैसे मतलब बताओ। ये बन गया ना इंडेक्स, जैसे हमने ये बनाया है जब यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम का। और चलिए अगर आपने एम्प्लॉय टेबल को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप आएंगे और ट्रिगर इंडेक्स में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स यहाँ बन जाएगा ये। ठीक है, ये इसका इतना हुआ जैसे अगर आप सर्च करते हैं एम्प्लॉय, मान लीजिए एम्प्लॉय को हम सर्च करना चाहते हैं, हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वट एवर एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेट्स ग्रेटर देन 10,000। तो यहाँ पर क्या है, सर्च ऑपरेशन है, एग्जीक्यूट कराएं तो बेसिकली उन सारे एम्प्लॉय को सर्च करेगा जिसकी सैलरी 10,000 से मोर देन है। ठीक है, तो है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर कि नॉर्मली क्या होगा, सैलरी होगा, नेम होगा या डिपार्टमेंट होगा, ब्रांच होगा, कुछ भी होगा, तो नॉर्मल क्या होता है कि वो स्ट्रिंग से मैच कराता है स्ट्रिंग को, नॉर्मली स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को मैच कराएगा। लेकिन जब आप इंडेक्स बनाएंगे तो इस हर रो के करस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेट कर देगा जो मेमोरी से मैप कर लेगा। और ये करेगा क्या कि जब आप सर्च ऑपरेशन लगाओगे, उस पर कोई सेलेक्ट क्वेरी लगाओगे, तो उसी न्यूमेरिकल इंडेक्स के बेस पे वैल्यू सर्च करेगा। और न्यूमेरिकल इंडेक्स के बेस पे अगर वैल्यू सर्च करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस फास्ट होगी, ज़्यादा तेज सर्च करेगा। और ये थोड़े से डाटा के लिए इसका कोई फायदा नहीं है, जब डाटा लाखों का होता है तब इसका फायदा समझ में आता है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन वहीं पर चलता है लंबा। जब लाखों में से कुछ डाटा का फेच करना होगा, फिल्टर करना होगा आपको, यहाँ पर 2-4 डाटा है, हम लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस को लेकर के इसे क्रिएट किया जाता है, इससे डीबी इंजन यूज करेगा सर्च करते समय। अब इसके बाद आपके पास है कर्सर। कर्सर भी कुछ ऐसे छोटी सी चीज है, इसी में आता है सिंटेक्स में नहीं कर्सर अलग टॉपिक। कर्सर इज द डाटाबेस मेमोरी। कर्सर जो होती है वो डाटाबेस की मेमोरी होती है।
मैं SQL में होता है डिस्क्राइब सिंटैक्स, ओरेकल में MySQL में होता है, यहाँ पर SP हेल्प होता है। कल से 12 बजे रात में मेरे पास एक ईमेल आया, उसमें लिखा हुआ था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू इन L&T कंपनी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने सोचा, मैंने तो उसमें अप्लाई नहीं किया, L&T से मैं ईमेल कैसे आ गया। फिर सर मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा, 6 पन्ने का डॉक्यूमेंट था सर, और मोहर भी लगी थी उनके HR की, और ऋषि वर्मा नाम से उसका वो भी था सर, अपना सिग्नेचर भी था। सर उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो कल 2 बजे से पहले हमारे कंपनी के नाम पे एक 8,130 रुपये का आपको मतलब ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंटरव्यू में अलाउ कर सकते हैं, और ये पैसा आपको इंटरव्यू होने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। और 27 तारीख की डेट दे रखी है सर, और लखनऊ में इंटरव्यू बोल रखा है ऑफिस में, और उस पर लिखा है कॉन्फिडेंशियल। थोड़ी देर के लिए तो खुश हो गया सर, जब बाद में मैंने डिटेल में पढ़ा उसको, तो मैंने देखा ना सर उसको वो करके उसका साइज बड़ा करके सर जूम करके देखा कि उसमें जो डेट पड़ी हुई है 27 तारीख, और जो उसका जो सिग्नेचर है वो सर ऐसा लग रहा है जैसे फोटोशॉप से वो कॉपी पेस्ट करके सर अपना जुगाड़ बनाया था। वैसे होता ही है सर ये भी एक तरीका सर पैसा कमाने का है। मेल उल आते हैं फेक में, जहाँ स्पैम आते हैं ना गूगल से, UK से, आपने इतने $1 का ये जीता हुआ सैमसंग से, किससे उससे। एक बार हम लोग इलाहाबाद में थे तो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। सिविल वाले ही होता, उतना टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं उनको एक बार ऐसे मेल आ गया, मोबाइल लिया था मैंने, मोबाइल पे मेल आ गया, यू हैव बीन 5 crores एंड दिस फ्रॉम दिस कंपनी, सैमसंग कंपनी से ये हो। और उन्होंने मेल पढ़ा, किसी से बताया नहीं, तो किसी से बताऊँगा तो ओपन हो जाएगा। बताया नहीं। उसके बाद जो है धीरे धीरे मतलब जब 5 करोड़ की बात आई तो अंदर से उनको गर्मी आने लगी, धीरे धीरे करके जिससे बात करते थे आकर के बात करने लगे, तो लोग टेंशन में आ गया, आकर के कितना बात करता है। 10-15 दिन जैसे हुए तो उसने दिया था कि आपका इतना % पहले मतलब उसका इतना % होगा, इतना % आपको यहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका ये आपके यहाँ पर अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसी जुगाड़ में लगे थे, कितना पैसा अरेंज करके पहले मैं जमा कर दूँ, उसके बाद जो है पैसे तो आ ही जाएंगे, उसके बाद फिर टेंशन ही खत्म है। और सबसे अकड़ बात, सब लोग धीरे धीरे पूछने लगे, धीरे धीरे ओपन हुआ, मतलब धीरे धीरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन तुम्हें बता दिया कि मुझे ऐसा समझते हैं कि 5 करोड़ रुपए का इनाम मैंने जीता है, मजाक है। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग बोले नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लड़के सब लोग रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना घर से अरेंजमेंट वगैरह कुछ किया और ले जाकर कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद डाल दिए पैसे। उसके बाद 1 महीने हुआ, 1.5 महीने हो गया, कुछ पता नहीं चला, कोई इंक्वायरी नहीं। एक बार थाने में गए, वहाँ पर उन्होंने डांट के भगा दिया।
बेवकूफ़ हो क्या, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए हो, तुम ऐसे काम करते हो। अब आने के बाद एकदम टेंशन, फ्रस्ट्रेट हो गए। मतलब 5-6 महीने तक तो बंदा न किसी से बोला न कुछ किया, एकदम शांत रहता था, एकदम फ्रस्ट्रेट रहता था। हाँ 50,000 दिए थे, 5 करोड़ मिलने थे, 50,000 उन्हें कुछ नहीं लगा, 5 करोड़ मिल जाएंगे। टेंशन में आज 6 महीने तक बंदा एकदम टेंशन में ही रहा। सबसे बड़ी बात 12,000 आते हैं, बहुत सी कंपनी आते हैं स्पैम जो होते हैं ना, वो इसके आते हैं जो फॉरेनर कंपनीज होती है ना, उनकी आती है जो फॉरेन में होती है। इंडियन कोई कंपनी आपको सुबह 9 बजे के बाद से ही करेगी और शाम को 6 बजे के पहले ही करेगी। कंपनी करती है ना, असली नहीं है, कंपनी फ्रॉड करती है। वही चीज़ होती है, कंपनी करती है ना, कंपनी टाइम से करती है, ऑफिस टाइम पे कंपनी करती है, नॉन ऑफिस टाइम पे कंपनी नहीं करती है। वही तो मैं कह रहा वो हूँ, तो 12 बजे रात को मैसेज आने का मतलब कंपनी फ्रॉड है। कॉल सेंटर वाले भी तो करते हैं भाई। कभी सर हमारा भाई रेस्टोरेंट में केस आता है, उस टाइम से आईडी था, साइलेंट टीवी है, ताकि आपके द्वारा कॉल किया गया कि आप मुझे 50 रुपये देंगे, एक टीवी आपको मिल जाएगा। हमने सर ऐसा कोई कॉल नहीं किया, आप नंबर बताएं कोई फ्रॉड में कॉल होता है 11 बजे। सर जो कॉल आती है हमारे एंड से वो 9:09 के बीच में आती है, आप बता दीजिए टाइम, आप वहाँ पर कंप्लेन करिए। कह रहा मैं नहीं, आपकी किए नहीं हो पाएगा, काफ़ी देर तो मैंने कहा मेल कर दीजिए, और उनको 50 रुपये दिया, कुछ दिया ही नहीं। और आईडी भी है, उसका मॉडल नंबर ही उसके पास नहीं है, फेक है, बैठे हुए समझ। चलिए कर्सर को एक बार थोड़ा सा समझिएगा, कर्सर क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पे। कर्सर डाटाबेस की मेमोरी होती है, जिसे जब हम कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, तो जो हमारा डाटा फेच होकर के आता है टेबल से, तो वो इम्प्लिसिटली कर्सर में स्टोर होता है। और फिर से जब हम कोई क्वेरी चलाते हैं तो फिर से जो डाटा आता है फिर से उसी कर्सर में स्टोर होता है। ठीक है, इम्प्लिसिटली कर्सर, एक्चुअल में कर्सर दो तरह के होते हैं, एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है, एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। इम्प्लिसिटली कर्सर में क्या होता है, ये ऑटोमेटेड होता है, मतलब जब आप नॉर्मली कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं तो वहाँ पे इम्प्लिसिट कर्सर कॉल होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा होता है वो टेबल से आकर के कर्सर में शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जैसे फिर अगली स्टेटमेंट, अगली क्वेरी चलाते हैं तो क्या होता है, वो डाटा वहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है, वहाँ से कर्सर आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर से अगला आ जाता है। उसके साथ ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक उसके साथ ये होता है कि अगर आप 1 बाय 1 डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैरेलल डाटा एक साथ एक्सेस करना चाहें, मल्टीपल टेबल की मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ एक्सेस करना चाहें कि भाई पर्टिकुलर इस टेबल का डाटा आ जाए, चलो ठीक है आया हुआ है, अभी इस टेबल का भी डाटा लाते हैं, उस टेबल का भी डाटा लाते हैं, मल्टीपल टेबल का डाटा ला करके हम रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इम्प्लिसिट में क्या होता है कि हमेशा मेमोरी ओवरराइट होती है। एक बार मेमोरी एलोकेट हुई, जब अगली क्वेरी चलेगी तो उस मेमोरी को ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय करके फिर से नई मेमोरी एलोकेट कर देगा। जबकि एक्सप्लिसिट कर्सर में हम इस चीज़ को मैनुअली मैनेज कर सकते हैं। अगर हम एक्सप्लिसिट कर्सर बनाते हैं तो मेमोरी हम लोग ऑक्यूपाई एलोकेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फिर से उसको डी एलोकेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब ये हो गया बहुत सिंपल सा इसका कि अगर हम कर्सर अपना बनाते हैं, खुद का कर्सर एक्सप्लिसिट कर्सर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम मेमोरी को मैनुअली एलोकेट करेंगे और उसे डी एलोकेट करेंगे। और अगर आपने मेमोरी मैनुअली एलोकेट कर लिया तो आपको उसमें से जितना डाटा जब भी यूज़ करना हो उतना डाटा उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच किया, ठीक है, और आपने उसको ला करके कर्सर में स्टोर कर लिया, होल्ड कर लिया। अब फिर से अगर आपको एम्प्लॉय का डाटा चाहिए तो आपको फिर से डाटा टेबल से फेच करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कर्सर से फेच करो जो आपको फेच करना हो मैनुअली। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए आपके पास डेटाबेस के पास कुछ 10 GB का मेमोरी है, ठीक है, आपने एक रिकॉर्ड फेच किया, उस रिकॉर्ड ने 100 MB का डाटा स्पेस ले लिया, ठीक है, 100 MB का स्पेस लिया, लेकिन आपके पास अभी 9 GB 900 MB डाटा स्पेस बचा हुआ है। नॉर्मल इम्प्लिसिट वर्क करेंगे तो जब अगली क्वेरी चलेगी आपकी तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक उस 100 MB स्पेस को रिलीज करेगा और फिर से
अब चाहे वो 1 MB ले, चाहे 10 MB ले, चाहे 100 MB ले, डजेंट मैटर, लेकिन वो क्या करेगा, मेमोरी को ओवरराइट कर देगा, जो मेमोरी पहले से एलोकेटेड थी उसे रिलीज कर देगा। कर्सर के थ्रू हम सबको मेमोरी अलग अलग मैनुअली ऑक्यूपाई कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर इतना बना दिया हमने, इसके लिए इतना बना दिया हमने, ये टेबल फेच के इसके लिए इतना में स्पेस दे दिया, तो उस स्पेस में पर्टिकुलर वो डाटा आपका होल्ड रहेगा, तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि आप उसको डी एलोकेट मैनुअली नहीं करोगे। उसको आप एक बार एलोकेट करके छोड़ दो, वो तब तक वहाँ पे रहेगा जब तक आप उसे मैनुअली डी एलोकेट नहीं करोगे। जैसे आप उसे डी एलोकेट करोगे वहाँ से मेमोरी रिलीज हो जाएगी, मेमोरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, वो कंसेप्ट उसमें लागू होता है, कंसेप्ट होता है। तो फिलहाल के लिए इम्प्लिसिट कर्सर में हमारा कोई रोल होता नहीं है, एक्सप्लिसिट कर्सर को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डाटा फेच करते हैं, तो उसी समय हम कर्सर भी क्रिएट कर लेते हैं उसका, और उस कर्सर को फिर हम मैनेज करते हैं। ठीक है, कर्सर बनाने का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा होता है। एक नोट्स फाइल यहाँ पर हमारे पास पड़ी है पहले से ही। सबसे पहले कर्सर डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स राइट करना होता है, डिक्लेयर, देन कर्सर नेम, कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, डिक्लेयर कीवर्ड, कर्सर नेम, कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपकी वो सेलेक्ट क्वेरी हो जाएगी, जो क्वेरी आप राइट जिस क्वेरी पे आप बेसिकली कर्सर चाहते हैं। ठीक है, देन जब एक बार कर्सर बन जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है, तो उस मेमोरी को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, ओपन कीवर्ड लगाते हैं, ओपन देन कर्सर, क्योंकि यहाँ पर जब मेमोरी ऑक्यूपाई होती है तो मेमोरी रैप्ड होती है, उस मेमोरी को जब भी यूज करना होता है ओपन करते हैं, यूज किया फिर उसको क्लोज कर देते हैं, फिर ओपन यूज करना, फिर ओपन किया फिर क्लोज किया, तो ओपन क्लोज का कंसेप्ट होता है। और जब उसका फाइनल यूज खत्म हो जाता है तो आप उसे डीएलोकेट कर देते हैं। और सबके लिए कुछ ना कुछ कमांड है, ओपन कमांड, क्लोज कमांड, एलोकेट आपका बेसिकली कर्सर कमांड एलोकेट करने के लिए, और डीएलोकेट कमांड होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कर्सर आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद उसमें से जो डाटा फेच करना है आपने क्या किया, डाटा को फेच किया, फेच लिस्ट, फेच लास्ट, व्हाटएवर, मतलब कर्सर में जब पूरा डाटा आप गया तो उसमें से जो डाटा आपको फेच करना है वो डाटा आप फेच कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या फेच करना चाहते हो उसमें से। देन उसको आप क्लोज कर दोगे क्लोज कमांड से, और उसके बाद कर्सर नेम दे दोगे। देन डीएलोकेट करना हो कर्सर को तो डीएलोकेट एंड कर्सर नेम। ठीक है, एंड सिंपल थिंग, डबल ऐट के साथ अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वो अगर किसी प्लेस पे अगर आप डिक्लेयर करेंगे, डबल ऐट लगाएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हम ग्लोबल वेरिएबल पे जस्ट डिक्लेयर करके उसमें से हम किसी भी वैल्यूज को, मतलब कर्सर की किसी वैल्यू को फेच करके उसे डिस्प्ले करा सकते हैं, या मैन्युअली उसे जैसे हैंडल करना चाहे हैंडल कर सकते हैं, वो पूरा मैनुअल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक एग्जांपल है, क्रिएट एन कर्सर एक्सप्लिसिट कर्सर टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। जस्ट कर्सर के थ्रू आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, उसके लिए आपको एक कर्सर राइट करना है। तो आपने किया, कुछ वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, व्हाटएवर आपने वेरिएबल ले लिया। देन डिक्लेयर कर्सर नेम व्हाटएवर, कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, टेबल नेम आपका हो गया ये। देन ओपन कर्सर, C1 को आपने ओपन किया, एंड आपने क्या किया, फेच नेक्स्ट है, या फेच किया आपने डाटा को, उसको फेच नेक्स्ट फ्रॉम C1 आपका कर्सर ने हुआ इनटू, इसमें स्टोर कर लिया आपने उसके डाटा को, मतलब यहाँ पे आया जो डाटा सारा डाटा आ गया है, स्टार का मतलब हो गया सारा कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पर आपने क्या किया, केवल 3 कॉलम को गेट किया। ठीक है, एंड देन आपने कहा व्हाइल फेच स्टेटस इज इक्वल टू 0, मतलब फेच स्टेटस जस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो एक तरह से क्या करता है कि आपके कर्सर में ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेगा, और आपका जो बेसिक सी मेमोरी एलोकेटेड होगी कर्सर में, उस मेमोरी के साथ वर्क करेगा। और ये बोल रहा है कि जब तक आपका पूरा कर्सर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जैसे आप लगाते हैं व्हाइल नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल नॉट वर्क कंडीशन लगाते हैं, वैसे फेच स्टेटस इज इक्वल टू 0, जब तक ये 0 नहीं पहुंच जाएगा, मतलब जब तक आपके कर्सर में कोई भी रिकॉर्ड रहेगा तब तक क्या करेगा, ये व्हाइल लूप चलाएगा और क्या करेगा, एक एक वैल्यू को गेट करेगा, मतलब
डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, ये तीनों गेट करेगा। एंड फिर उसके बाद फेच नेक्स्ट फ्रॉम C1, मतलब फिर से जाएगा वो अगला रिकॉर्ड फेच करेगा, अगला रिकॉर्ड फेच करेगा और फिर उसे एंड करेगा। एंड देन वाइल एंड एंड क्लोज किया आपने कर्सर को, और डीएलोकेट करना है तो आपने क्या किया, कर्सर को डीएलोकेट कर दिया। ये पूरा स्टेटमेंट और तरीका होता है कर्सर को मैनेज करने का। लेट्स कॉपी कर्सर, फिलहाल कि मैं कर्सर बना रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट डिक्लेयर। मान लीजिए मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, इसके लिए मैं कर्सर बना रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कॉलम है आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो लेट्स आईडी, नेम, लेट्स डीपीटी, डिपार्टमेंट। तो ये कुछ मैंने बनाए यहाँ पर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल नेम हो गया। लेट्स माई कर्सर, कर्सर नेम, लेट्स ओपन कर्सर, देन नेक्स्ट कर्सर नेम। एंड यहाँ पर आपने क्या किया, आईडी लिया, स्टोर किया केवल, और नेम लिया और डिपार्टमेंट ले लिया, और सिंपली आपने ये सब वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कराया, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आपने लगाया कर्सर नेम। फिर से वही काम किया आपने, आईडी, एंड क्लोज कर्सर। डीएलोकेट अभी नहीं करेंगे आप, केवल डिक्लेयर करेंगे माई कर्सर यहाँ पर। एग्जीक्यूट करेंगे, डिक्लेयर नंबर ऑफ अच्छा सारे कॉलम आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं पहले एक या दो कॉलम कर रहे हैं। अभी सारे कॉलम में इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इशू क्या है इस वक्त। एक्चुअली ये कर्सर आई थिंक
मैंने दे दिया अच्छा डिपार्टमेंट सही है। हाँ फिलहाल कुछ इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेयर, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो भी चाहिए आपको। देन डिक्लेयर कर्सर, आप डिक्लेयर करेंगे कर्सर फॉर वॉट एवर सेलेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो गई। यहाँ पे ओपन किया आपने कर्सर को, फिर आपने डेटा को नेक्स्ट वहाँ से फेच किया। देन आपने वाइल लूप लगाया, एक एक डेटा को वहाँ से फेच किया आपने कर्सर से। मतलब आपका डेटा जब आया तो कर्सर मेमोरी में आ गया और उस मेमोरी से आपने डेटा को पिक किया, और पिक करने के बाद कर्सर के थ्रू डाटा को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टोर बेसिकली फेच कर रहे हैं। और फेच करने के बाद एक्चुअली यहाँ पर मैंने केवल प्रिंट कराया। इस डाटा को आप जैसे चाहो हैंडल कर सकते हो। देन इस डाटा को पूरा डिस्प्ले करने के बाद हमने कर्सर को क्लोज किया फाइनली। और अगर कर्सर क्लोज करने के बाद उसका यूज़ खत्म हो जाता है आपका, तो ये बेसिकली ये जो कर्सर है आपका, मतलब जो कर्सर आपका बना हुआ है, यह ऑल टाइम पर आपका डिक्लेयर्ड रहेगा। तब तक डिक्लेयर रहेगा जब तक कि आप इसको मैनुअली डीएलोकेट नहीं करोगे। मतलब इसने डेटाबेस में उतनी मेमोरी ले ली है जितना डाटा आपका फेच होकर के वहाँ का स्टोर हो गया है। अब इसके बाद अगर आप कोई क्वेरी चलाओगे तो वो डाटा आपका यहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहेगा। मेमोरी आप इसकी नहीं देख सकते, मेमोरी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी ऑक्यूपाइड है, उसे यूज़ कर सकते हैं। टेबल का जो कंटेंट होगा वो उतना कंटेंट का डाटा लेगा, जितना वो एक्चुअली में क्या होता है ना, वो चीज़ फ्लेक्सिबल होती है। टेबल कंटेंट बढ़ते करते रहते हैं, इसलिए मेमोरी इसकी फिक्स नहीं होती है। मेमोरी रैंडमली बढ़ती करती रहती है उसकी टेबल कंटेंट के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टाइप्स होते हैं जिनकी आप चेक नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे वायर कर लेते हो आप, वायर कट में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है पता नहीं, उसके हिसाब से वो डायनेमिकली एलोकेट ऑक्यूपाई डीऑक्यूपाई करता है। टेबल वही चीज़ है, लेकिन टेबल कंटेंट आने के बाद कैसे चेक करोगे, वो रैंडम हो जाता है ना, वो कहाँ पर दिक्कत वहाँ पर होती है। जैसे अब टेक्स्ट हो गया, एड्रेस हो गया, फोटो हो गई, उस तो रैंडम होता है, क्या ऑक्यूपाई करेगा। इंटीजर वगैरह चलो फिक्स है इसका, चलो ठीक है, पता है इतना बाइट लेगा, आपने कैलकुलेट कर लिया उसको। क्या ज़्यादा नहीं है भाई। अब स्पेस इतना कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब इतना कम होगा तब तो दिक्कत होगी। वो मैं डीएलोकेट क्लिक करने के लिए बोलेगा, फिर मेमोरी लो बताएगा। लेकिन नॉर्मल टर्म में इतना मेमोरी कम होती नहीं है। नॉर्मली मेमोरी इतनी होती है कि हम मेमोरी का वेस्ट होता है, उसी मेमोरी को वेस्ट को मैनेज करने के लिए से बनाते हैं। जो मेमोरी वेस्ट हो रही है, एक बार मेमोरी इतनी मेमोरी है, थोड़ा सा डाटा आ रहा है, तब भी वो क्या हो रहा है, मेमोरी ओवरराइट हो जा रही है। अब यहाँ पर कर्सर बनाने का मतलब है हमने उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करके वहाँ पर होल्ड कर दिया है। अब वो जो एरिया है अब ऑक्यूपाइड है पर्टिकुलर इसे सेलेक्ट के लिए। अब सेलेक्ट में आप इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर ऑक्यूपाइड है, बाकी दूसरी क्वेरी आप चलाओ, दूसरा कुछ चलाते रहो, या मल्टीपल कर्सर बना दो, सबको अलग अलग मैनेज करो, जिसको जो मैनेज करना तो मैनेज सेलेक्ट पे लगता है। क्योंकि डेटा जो फेच होता है मेमोरी में सेलेक्ट पे फिट आता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट से कहाँ आता है।
उससे केवल डेटा आपका वहाँ पर मॉडिफाई होकर के मेमोरी तक ऑक्यूपाई करता नहीं, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट ही मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। दोबारा बता दो स्टार्टिंग में किस जगह समझ में आ रहा है, किस जगह किस जगह जाता है। ये सर ये कर्सर है कितनी मेमोरी ले लेगा? इस मेमोरी को आप नहीं देख सकते हैं, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। टेबल में जो डेटा होगा एक्चुअल मेमोरी रैम नहीं है, एक्चुअल मेमोरी आपके कंप्यूटर की रैम है। डेटाबेस की अपनी मेमोरी होती है, डेटाबेस सर्वर जो होता है उसकी अपनी मेमोरी होती है, उसकी अपनी, जब भी आपकी कंप्यूटर की रैम है तो फिर डेटाबेस सर्वर की रैम होती है। वो कितनी ले सकती है? वो डेटाबेस सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं जैसे इसमें कोई लिमिट नहीं है डेटा कितना हमें कर्सर में कितना डेटा, मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, और डेटाबेस सर्वर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी जितनी मेमोरी रहेगी उतना मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है। कभी आप लोगों ने कोई होस्टिंग ली है, होस्टिंग परचेस की है कोई? नहीं सर मैंने डोमेन नेम लिया था, होस्टिंग नहीं करें। होस्टिंग लेंगे तो उसमें आपको डेटाबेस मिलता है, और डेटाबेस पे स्पेस मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। कम से कम 1 GB मिलेगा आपको, मिनिमम 1 GB होता है, मैक्सिमम आप परचेज करना पड़ेगा आपको उसके हिसाब जितना आपका डाटा होता है। जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स लोगों को होती हैं तो क्या करते हैं कि जनरली वो 1 GB 2 GB ले लेते हैं। अब एप्लीकेशन होता है, अब उनका सर्वर मेंटेन करना होता है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर 100 GB 200 GB 500 GB इसको जैसे ज़रूरत होती है। जब आपका पूरा सर्वर लेते हैं तो वहाँ पर सर्वर पे आपको वहाँ पर यूजेबल मेमोरी मिलती है, रैम, सर्वर की कितनी मेमोरी है। नॉर्मली 512 MB की रैम मिलती है वहाँ पर आपको। अगर आपको चाहिए तो मेरे पास फ्री पड़ा है सर, एक काम ले लीजिए। डोमेन नेम अक्टूबर तक है फ्री वाला, बिल्कुल खाली पड़ा है, अभी यूज नहीं किया। किस नाम से है? इसी लाइब्रेरी easylibrary.org। GoDaddy का सर्वर तो बंद हो गया, तो मैं ऊब गया हूँ उससे। पर कोई है जो उसकी कीमत मुझे दे सकता है? 611 रुपए का है सर 1 साल का, 500 दे दे कोई। 111 यूज मैं उसको पासवर्ड बता दूंगा, यूजर नेम पासवर्ड। सर एक बार ऊपर तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन है वो थोड़ा सा मैनुअल टाइप से होता है। यूज़ आपके लेवल पे कुछ नहीं होगा, डेवलपर इसे यूज़ कभी नहीं करता है, इसे केवल यूज़ करता है DBA। जो सर्वर पर बैठता है बंदा वही यूज़ करता है, मेमोरी को वही मैनेज करता है अपने हिसाब से, डेवलपर इसका यूज़ नहीं करते। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये एक्सप्लिसिट है तो है कैसे, हम इसमें कैसे एक्सप्लिसिट ये से है कि हम मेमोरी को मैनुअली यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं ना मेमोरी को कर्सर के थ्रू। ये जब आपने स्टेटमेंट राइट की, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो आपका डेटा सेलेक्ट होगा यहाँ से, वो आकर के माई कर्सर डिक्लेयर होगा, उस कर्सर में स्टोर हो जाएगा। इसको यहाँ देख सकते हैं हम किसी नहीं, यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये एक्सेस होगा आपका। मतलब उसके बाद जब डेटा एक्सेस करोगे आप, तो आप फिर से टेबल से नहीं करोगे, फिर से कहाँ से करोगे, माई कर्सर से करोगे। वो दबाना जरूरी जरूरी नहीं है, वो तो आपकी नीड पर डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है। कई एग्जांपल यहाँ पर दिए मैंने एक्सप्लिसिट कर्सर के, अगर आप यहाँ देखोगे, हाँ आपके पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरा कर्सर दिया मैंने, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई इन अ टेबल, उसके लिए मैंने कुछ अलग लगा दिया है, अपने अकॉर्डिंग और अलग अलग तरीके से कई एग्जांपल दिए हुए मैंने यहाँ पर। वो तो लॉजिक लगानी पड़ेगी, वो लॉजिक मैनिपुलेट करनी पड़ेगी आपको, वो कर्सर के लिए लॉजिक मैनिपुलेट करनी पड़ती है। अब वहाँ पर डिपेंड करके आपने, बहुत सिंपल सी बात है, क्या होता है नॉर्मली आप जब सेलेक्ट क्वेरी चलाते हो तो टेबल पे जाता है, डेटा फेच करता है और ला करके कर्सर में स्टोर करता है, आपको डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, इम्प्लिसिटली क्या होता है, ऐसे ही होता है। एक्सप्लिसिटली क्या होता है कि डेटाबेस पे टेबल पे डेटा आएगा, आपको दिखाएगा नहीं, आकर के कर्सर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब कर्सर में स्टोर हो गया मतलब वहाँ पे कर्सर बना, कर्सर ने उसको स्टोर कर लिया। अब उस कर्सर में से जितना डाटा आपको फेच करना हो, जैसे फेच करना हो, आप उतना डाटा वैसे फेच करो वहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग।
सी हो रही है सर बहुत। सर मैं सर कहूँ तो सर मैं अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, एक सपोज करो एक कर्सर बनाइए जिसमें प्रत्येक एम्प्लॉय की सैलरी मुझे देखनी है कि हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, केवल सैलरी चाहिए। केवल सैलरी चाहिए मुझे उसकी। तो सर ये जो रेंट स्टेटमेंट है उसमें सैलरी लगेगी, बाकी उड़ा देंगे सर, आ जाएगा सैलरी और लोग हटा देंगे विथ नेम कि पर्टिकुलर इस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, नेम और सैलरी ले लेंगे सर, नेम सैलरी लेके बना के दिखाइए। तो फिर कॉम्प्लेटिंग एड करके और लूप भी हटा देंगे सर। बना लूप हटा देंगे तो ऐसे प्रत्येक एम्प्लॉय की देख पाएंगे आप? हाँ सर कुछ लूप तो रहना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जरूरी है उसको देखना। सर हम यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में थे इस बार। नहीं, जनवरी फरवरी, हाँ हाँ, दिसंबर से होंगे। मैं सोच रहा था ना कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को 4 महीने अगर बता दें, आज फ्री हो फ्री बैठा होता फरवरी के महीने में आया था। बनाओ कर्सर, बनाने के लिए बोला। सर मैं एक बार दिखाओ तो मेरे को अभी तक रन नहीं किया है। क्या नहीं समझ आया? कब तक समझ नहीं आया। कर्सर क्या होता नहीं समझ में आया? देखो क्या एकदम कर्सर ये लिखाया इसको इतना इतना पता बोल रहा हूँ मैं, कहाँ तुम लोग अभी ऐसे छोटी छोटी चीजों में फंस जाओगे तो आगे कैसे करोगे प्रोग्रामिंग? कर्सर क्या है? डेटाबेस मेमोरी होती है। कर्सर शांत रहो जी। कर्सर डेटाबेस मेमोरी होती है जो इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली मैनेज की जाती है। इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिक्स आपका डेटाबेस इंजन मैनेज करता है, एक्सप्लिसिटली डीबीए मैनेज करता है। इम्प्लिसिटली का मतलब हुआ कि अगर आपने कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाया तो डाटा आपका फेच होकर के आया और आपको मेमोरी में स्टोर हुआ, मेमोरी में स्टोर होने के बाद फिर आपको डिस्प्ले कर गया वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये फाइल शो हो रही है आपको, ये फाइल करंटली कहाँ से शो हो रही है आपको, ये कहाँ पर होती है फाइल जो आपको विजुअल होता है कंप्यूटर में, अगर देखा जाए फाइल कहाँ शो हो रही है? ये जो हम यहाँ पे दिख रही है हमें नोटपैड की फाइल है, सिस्टम में कहाँ शो हो रही है? बेसिक की क्लास कर लो एक बार फिर से, फंडामेंटल कंप्यूटर का पढ़ लो। रैम पर होती है बेवकूफ, डाटा रैम पर होता है वर्चुअली, तभी तो आपका डाटा वीजीए के थ्रू जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे जाएगा। हार्ड डिस्क में डाटा फिजिकल एड्रेस होता है डाटा का, जब तक वो रैम पर नहीं लोड होगा तब तक विजिबल नहीं होगा सिस्टम पर ऑन स्क्रीन। तो पहले रैम पर लोड होता है, रैम से जाता है प्रोसेसर पास, प्रोसेसर से फिर से प्रोसेसर करके आता है रैम पर, रैम से फिर से जाता है डिस्प्ले पर। तो वो सिस्टम में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है। वही सेम चीज होती है कर्सर में, डेटाबेस सर्वर में, डेटाबेस मेमोरी में। तो इम्प्लिसिटली क्या होता है कि डेटा जैसे आपने फिच किया आकर तुरंत उसकी रैम पे, मतलब जैसे मान लो उसकी कर्सर को उसका रैम मान लो, उसके रैम पे आके स्टोर हुआ, फिर उसके बाद आपको तुरंत दिख गया आकर के। और अगर आप उसे मैनुअल मैनेज करते हो तो मैनुअल मैनेज करने का मतलब है कि हमने किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर इतनी रैम ऑक्यूपाई कर दी, अब उतनी रैम पर ही हमारा डाटा आएगा, लोड हो जाएगा, और उसी डाटा को हम वहाँ उसी रैम से या उसी स्पेस से डाटा को फेच करेंगे। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हो, उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करा लेते हो, और जब भी वैल्यू को गेट करना होता है तब पर्टिकुलर क्या करते हैं, उसी वेरिएबल से उस वैल्यू को गेट करते हैं। लेकिन वेरिएबल तो टेम्परेरी होता है, जैसे सिस्टम को आपने हटाया खत्म हो गया। कर्सर आप जब बनाओगे कर्सर परमानेंट बनता है। अलोकेट एक बार कर लेगा वो, तब तक अलोकेट करके रखेगा जब तक आप उसको डी एलोकेट नहीं करोगे। मतलब जो आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट आई उसका जो डाटा आया वो आकर के कर्सर में स्टोर हो गया, और वो डाटा तब तक आप गेट कर सकते हो जब तक कि आप उसे डी एलोकेट नहीं करोगे। और उस डाटा वहां से पूरा डाटा आपका आ गया यहाँ पर, अब उसमें से आपको जो जो डाटा एक्सेस करना हो, जो डाटा यूज करना आप उसे एक्सेस करो, यूज करो, आपकी मर्जी, जो चाहिए उसमें से निकालो। उसका फंडामेंटल तो इतना है। पानी वानी पिला देना।
बर्फ के सिल्ली लाके इसके सर पर रख दो, स्टेडी पिएगा पानी। क्या डेटा जो मैनेज होगा हाँ बिल्कुल होगा, टेबल में चेंज, टेबल से ही तो लेता है ना, मैप करता है। टेबल से नहीं कर सकते, अभी आपने अपडेट मान लगा रखी है तो कहीं टेबल के अंदर भी जाके चेंज होगा? नहीं, फाइनल जो चेंजेस अभी तक जो चेंजेस रहेंगे कर्सर में होंगे, फाइनल जब चेंजेस करेंगे तब जाकर के टेबल में। कर्सर इसीलिए दिया गया कि जो लोकल टेबल डेटा गेट का एक्सेस कर रहे हो उसे यूज करो, मैनेज करो, फिर फाइनल सबमिट कर दो एक ही बार में, उसे फाइनल जाकर टेबल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कर्सर एक बार यहाँ पर आपका बन के ना मैं इसने एलोकेट कर दिया, एक बार इसको डीएलोकेट कर दो, डीएलोकेट करो। और यहाँ पर नंबर तो कॉलम नेम आपके पास जहाँ टेबल कौन सी है, ये टेबल है, ये कोई टेबल है। यहाँ पर कॉलम तो इतने सारे हैं, कॉलम नेम, आईडी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एज, ये सारे लेने पड़ेंगे कॉलम, सारे लेने पड़ेंगे, यहाँ पर उठाने पड़ेंगे कॉलम फिर सारे। उसके बाद आ जाएंगे सारे, उसके बाद आपको उठाना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा फिर फैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग, पहले डिक्लेयर सारे करने यहाँ पर ऐसे ऐसा कर लो, आप क्या गया है आईडी नेम डिपार्टमेंट, इसमें हमारा डिक्लेयर लिस्ट नहीं तो जितनी बार आप ये कर रहे हैं ना, एलोकेट कर ले रहा है ना, बार बार आपको डीएलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार बने ना बने वो सही तरीके से काम करे ना करे, एलोकेट तो कर ही लेगा। अभी देखिए काम कर रहा है, तो आपने क्या चेंज किया है इसमें ऊपर? केवल हमने यहाँ पर स्टार जो लगाया था, स्टार का मतलब तो सारा कॉलम सेट कर लेगा, वो उठा लेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, जितने कॉलम हुए यहाँ पर स्टोर करने हैं यहाँ पर उतने क्या किया हमने डिक्लेयर किए, केवल कोई उतने कोई फाइल एट द रेट आएंगे तो सारे कॉलम शुरू हो जाएंगे। स्टार स्टार का मतलब होता है अपडेट वाली अगर मैं डीएलोकेट कर दूं तो टेबल में चेंज नहीं होगा। गूगल से हमने अपडेट कॉल करा, सैलरी को मल्टीप्लाई करा, तो अगर हम डीएलोकेट करते हैं टेबल में तो टेबल में क्या को पर्टिकुलर जो लेने पे नहीं, टेबल रिफ्लेक्ट होगी इसमें, इसमें टेबल, क्योंकि टेबल नेम दिया हमने ना, अगर मैंने कर्सर में किया होता तो कर्सर रिफ्लेक्ट होता, केवल टेबल दिया है तो टेबल रिफ्लेक्ट होगी। डिक्लेयर तो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम कर्सर में काम करते हैं तो कर्सर क्यों रिफ्लेक्ट होता है, वो उसमें क्या किया गया ना, उसमें ये किया गया है टेबल को अपडेट करके उसको फिर से कर्सर में डाटा को गेट किया गया है मैनुअली, थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट है उसके। फिलहाल पहले आप लोग आज जाकर के सारे एग्जांपल समझेंगे, करेंगे, एक बार नहीं समझ में आएगा फिर से कल मैं एक बार इसको बता दूंगा आपको। एग्जांपल पहले 5 6 7 8 एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं छोटे बड़े करके। हाँ फाइल है, ये सारी फाइल्स मैंने दी हुई हैं, एक बार समझिएगा, घर पे जाकर के अच्छे से करिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब आप पूछिएगा। क्या कराओगे? कमिट रोल बैक अब आज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आज 11:40 हो गए हैं, कल मेरे से पूछना, कल मैं बता दूंगा। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करना। मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे डीएस, कल नहीं, कल से भी स्टार्ट है, कल वही एक आपको बताना है, इनका एक ट्रांजेक्शन बताना है। ट्रांजेक्शन तो बता आगे चल के हम एसपी में करवाएंगे ही, क्योंकि प्रोसीजर जो बनेगी ट्रांजेक्शन की वो तो कराएंगे एसपी में, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर अकाउंट लॉक करना, ट्रांजेक्शन करना, ट्रांजेक्शन रोल बैक करना, वो सारा काम मॉड्यूल में है आपके एसपी में।
समझते हैं? अभी जल्दी तारीख चलिए मैं पूरी क्लास बताऊंगा, सभी बच्चे आ गए हैं सर बाकी